हेडिंग है रिकवरी बाय चॉइस। मतलब इंडिकेटिव है कि हमें रिकवरी के लिए ना चॉइसेस ठीक बनानी पड़ेंगी। अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो वी हैव टू मेक राइट काइंड ऑफ ए चॉइसेस। अगर हम राइट चॉइसेस नहीं बनाएंगे तो हम ठीक रिकवरी में नहीं जा पाएंगे और हम बार बार उन्हीं साइकिल्स में उलझेंगे जिन साइकिल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी विल कीप गेटिंग ट्रैप्ड इन द सेम साइकिल। अब देयर आर लॉट ऑफ अदर ways of recovery and this is one of the ways of recovery. Please let's understand what is the difference. क्या क्या इनमें फर्क है, क्या ऐसा है जो इसमें अलग है बेमुकाबले और बुक और जो हम लिटरेचर में चीजें पढ़ते हैं। देखो, जो अधिकतर मॉडल्स हैं उसमें पॉपुलर मॉडल एक अल्कोहलिक एनोनिमस का है या सीबीटी का है या एक मेडिकल अप्रोच है that there are some medicines which can be given. Now this is little different than these models. ये बुक क्लियरली ये इंडिकेट कर रही है कि अगर आप राइट चॉइसेस नहीं बनाओगे तो आपके रिकवरी के चांसेस नहीं होंगे। इफ यू वांट टू रिकवर, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ में राइट चॉइसेस बनाना जरूरी है, सही फैसले लेना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट रिकवरी नहीं मिलेगी, आपको बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे कि क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज सही नहीं है। और इसका एनालिसिस हमको बिफोर एक्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज एक बार हमने एक्ट कर दिया, एक बार हम कर चुके हैं, तो उसके बाद में तो इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। बिकॉज अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में एक्ट कर लिए, लेट्स से हम एक अपने फ्रेंड को मिले जिसके साथ हम कंज्यूम करते थे। नाउ वंस वी मीट हिम एंड वी इंटरेक्ट विद हिम एंड ही ऑफर्स अस ए जॉइंट, तब हम एंड में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं अगर हम मिलने से पहले ही एनालिसिस करें कि बॉस हम उससे मिल तो लेंगे मगर आउटकम क्या होगा, देन ओनली वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम रिलैप्सिंग। सो रिलैप्स होने के लिए हमें राइट काइंड ऑफ ए चॉइसेस बनाना जरूरी है, सही फैसले लेना जरूरी है, देन ओनली हम लोग रिकवरी में जा पाएंगे। सो रिकवरी is dependent on our action. केवल कहने से कि हम रिकवर होना चाहते हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, will not make any difference. अगर आप रिकवरी में जाना चाहते हो तो सही एक्शन लेना या सही डायरेक्शन में मूव होना जरूरी है। So you have to take the right actions than taking a wrong action and expecting कि ये क्या हो गया। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वी आर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी। जैसे हम में से बहुत लोग कहते हैं कि नशा मिलता ही क्यों है, अगर नशा नहीं मिलेगा तो हम नशा नहीं करेंगे। दैट इज नॉट ट्रू। हम लोग जब नशा नहीं करना चाहते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो तो नशा नहीं करते हैं, तो हम ही क्यों करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस में ही गलत है और हमें उन एक्शंस को चेंज करने की जरूरत है। अनलेस अनटिल हम उनको चेंज नहीं करेंगे, चीजें बेटर नहीं होंगी, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव। नाउ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज माय डिसीजन। नाउ दिस माय डिसीजन is based on that we have to take a decision. हम लोगों को अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं रिकवरी में आना चाहता हूं या नहीं आना चाहता हूं, मैं किस तरह से एक्ट करना चाहता हूं, मेरी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, ये सबका फैसला हमें खुद करना है। इट्स योर ओन डिसीजन।
लेट्स से आप अपने घर से निकले, एक लेफ्ट को रास्ता है जो टूटा फूटा है, मगर उसमें कोई भी दारू का ठेका नहीं है, वर्सेस एक राइट को रास्ता है जिसमें रास्ता तो बहुत अच्छा है, सुंदर है और बहुत स्मूथ है, लेकिन दो ठेके हैं और अधिकतर आप उन ठेकों से अपनी दारू प्रोक्योर करते हो। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप लेफ्ट से जाते हो या राइट से जाते हो, और ये आपकी चॉइस है। अगर आप वहां से निकलते हो कि आपको टेम्पटेशन होगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सो व्हाट विल हैपन? सो इट इज द चॉइसेस वी मेक। सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वी हैव टू डू ए कंप्लीट एनालिसिस। हमें क्या करना होगा? हमें एक एनालिसिस करना होगा, हमें एक ये तय करना होगा कि ये एनालिसिस ठीक है या गलत है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे ही हम आगे का फैसला कर पाएंगे। नाउ इस एनालिसिस में दो साइड हैं क्लियरली, एक साइड है वन साइड एंड टू साइड। वन साइड है कि ये एक्शन हमें रिकवरी की तरफ लेके जा रहा है, और दूसरी साइड है कि एक्शन हमें रिलैप्स की तरफ लेके जा रहा है। हर चीज, हर डायरेक्शन रिलैप्स और रिकवरी दोनों तरफ को इंडिकेट कर सकती है, और अगर हम इन पॉइंट को पहले से एनालिसिस करेंगे तो हम अच्छे से अपना फैसला कर पाएंगे कि हमें क्या फैसला लेना है। सो आवर आउटकम इज बेस्ड ऑन दोज डिसीजंस। आप इसमें अपने फैमिली मेंबर की, डॉक्टर की, काउंसलर की भी सलाह ले सकते हो कि हमें ये फैसला क्या करना है और इसका क्या आउटकम होने वाला है। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन योर डिसीजन। नाउ वी थिंक दैट इट्स वेरी इजी टू डिसाइड। हम लोगों को हमेशा लगता है कि मैंने तो कह दिया है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ये बहुत आसान है डिसीजन लेना। बट लाइफ में डिसीजंस हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अटैच विद ईच डिसीजन। कहीं ना कहीं उन डिसीजंस के प्रोज एंड कॉन्स दोनों बहुत सारे होते हैं, और जब तक हम उन चीजों को सोच समझ के फैसला नहीं करेंगे तब तक राइट आउटकम नहीं आएगा। सो हमें उस डिसीजन से पहले एक एनालिसिस करना है जिसका नाम उन्होंने दिया सोबर्टी प्रायोरिटी टी चार्ट। क्या नाम दिया? सोबर्टी प्रायोरिटी टी चार्ट। जैसे ये एक टी है, ऐसे ही ये हमारी लाइफ का एक टी है कि हम अगर लेफ्ट को जाएंगे तो हम रिकवरी की तरफ जाएंगे, और राइट को जाएंगे तो रिलैप्स की तरफ जाएंगे। And before taking any decision, before acting, before doing anything, it is worthwhile we have to make this SPT chart. So this is the chapter number 1. Now let's open the chapter number 2. The chapter number 2 is my body. Now if you see, you have damaged your body too much because of all the intoxicants. आपने जो भी नशा किया उससे आपकी बॉडी बहुत बैडली अफेक्टेड है, बुरी तरह से प्रभावित है, और कहीं ना कहीं these are the one of the reasons, ये कारण हैं जो आपको फोर्स कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको अब और डैमेज नहीं करना है। Now your body is indicative of all the damages you have caused to your whole self. आपने अपना आप को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया, आप किस तरह से अफेक्ट हुए, आपकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई, मन कैसे परेशान हुआ,
आप अपने जीवन में जो तरक्की कर सकते थे वो कैसे मिस हो गई, और ये सब का फैसला आपको खुद ही करना पड़ेगा। और जब तक आप इन रीजंस को अच्छे से नहीं ढूंढोगे और ये रीजंस रिकवरी के लिए नहीं बनाओगे, वी हैव टू लुक फॉर द रीजंस फॉर रिकवरी। जब तक हम रिकवरी के लिए राइट रीजंस नहीं ढूंढेंगे, हम तक ठीक होने के लिए राइट रीजंस नहीं ढूंढेंगे, तो चीजें ठीक नहीं होंगी एंड हम रॉन्ग डायरेक्शन में ही चलते रहेंगे। हमारा लीवर डैमेज हुआ, हमारी बॉडी डैमेज हुई, हमारी थॉट प्रोसेस गड़बड़ा गया, हमारी लाइफ की जो प्रायोरिटीज थी वो गलत हो गई, हम अपने कैरियर में पीछे हो गए। ये सबका फैसला किसको करना है? हमें खुद को करना है। प्लीज मेक ए डिटेल लिस्ट। नाउ हियर अगर आप मानो तो बहुत कुछ डैमेज हो गया है, बट जैसे आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, इसका मतलब आपकी बॉडी चल तो रही है, तो मन में बार बार ये थॉट आता है कि मैं थोड़ा सा नशा और कर सकता हूँ, थोड़ा और कंज्यूम कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा और कंज्यूम इज नॉट लीडिंग यू टू एनी वेयर। आपकी परेशानी को केवल बार बार बढ़ाता चला जा रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव लॉस्ट एनफ। आपने अपनी बॉडी को बहुत सारा डैमेज कर दिया है, एंड आई थिंक इट्स वर्थवाइल कि हम सिंसियरली अपनी बॉडी को एनालाइज करें और ये देखें कि हमारा कहाँ कहाँ पे डैमेज हो गया है, जिससे हम अपनी लाइफ को बेटरली लीड कर पाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये साइकिल बार बार उसी तरह से घूमता रहेगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू अचीव मच इन आवर लाइफ। नाउ इट्स योर डिसीजन। आप चाहो तो अपनी बॉडीली डैमेज को मिनिमाइज करके बार बार नशे की तरफ जा सकते हो, और आप चाहो तो उनको रियलिस्टिक वे में समझ के अपने सही कारण बना सकते हो कि आपको अब ये और डैमेज क्यों नहीं करना है। What are the losses? Now this was chapter number 2, my body. Now let's move to the chapter number 3, which was my exposure. Chapter number 3, my exposure. Now this is very important chapter and you should be very thorough. This chapter alone काफी है आपको रिकवरी की तरफ ले जाने के लिए। अगर आप ठीक होना चाहते हो और नशे को छोड़ना चाहते हो तो इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। सी, अगर हम देखें तो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन हमारे को पॉजिटिव चीजें भी दिखाते हैं, निगेटिव चीजें भी दिखाते हैं। नाउ द पॉजिटिव चीजें इन टर्म्स ऑफ रिकवरी हुई लिटरेचर, इन टर्म्स ऑफ रिकवरी हुई कि हमारी फैमिली, हमारी एनवायरनमेंट जो हमें बार बार समझाती है कि हमें रिकवरी में जाना है, और उसी तरह से निगेटिव चीजें हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा सारा नशा, सब्सटेंस। ना ये चीजें बार बार हमारे को हमारे सेंसरी ऑर्गन से दिखती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स क्या हो गए? सेंसरी ऑर्गन हो गई आई, ईयर, नोज, माउथ एंड टच। ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। क्या क्या है? आंखें देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना और टच करना, फील करना। नाउ अगर हम इनसे एक्सपोज्ड होते हैं तो हमारे को बहुत सारी पुरानी यादें अचानक से ताजा हो जाती हैं। लेट्स से मैं अपने
स्कूल के कॉलेज के दोस्तों से मिला। मैं मौलाना आज़ाद में पढ़ता था एंड मौलाना आज़ाद में मेरा एक पर्टिकुलर कैफेटेरिया था जहां मैं हर रोज ब्रेकफास्ट के लिए जाता था। 40-35 साल हो गए, आज भी अगर मैं वहां पे वापस जाऊं तो मुझे वो टेबल, वो लोग, क्या मैं ब्रेकफास्ट में खाता था, ये सब अभी तक यादों में ताजा है। लेट्स से मैं वहां पे दारू पीता था। नाउ अचानक से इफ आई मीट माय दोस्त फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में ये सारी चीजें ताजा हो जाएंगी कि मैं यहां जाता था और दारू पीता था। नाउ दीज थिंग्स कीप रिपीटिंग एंड कीप रिमाइंडिंग यू फॉर योर फ्यूचर डायरेक्शन, and any exposure can lead you towards relapse. Let me share you some story. So one of my patient, he was entertaining, अपने कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, बायर्स आए हुए थे उसके बिजनेस में, और वो एक रेस्टोरेंट में बैठ के उनको एंटरटेन कर रहा था। वहां पे सब जने ड्रिंक कर रहे थे एंड वो करीब 1 साल से पूरी तरह से क्लीन था। वहां जाके उन लोगों ने एक एक ग्लास वाइन मंगाई, उसके बायर्स ने, उसने जूस मंगाया एंड सब कुछ अच्छा रहा। उस माहौल में 2 घंटे 2.5 घंटे बैठने के बाद जब वो अपने घर की तरफ चला तो उसके दिमाग में उसके दारू पीने वाले डेज की यादें बहुत ताजा हो गई। वो अपने घर पहुंच गया मगर वो अपनी गाड़ी से नहीं उतर पाया और वो यादें इतनी ज्यादा एम्पावरिंग थी कि वो रोक नहीं पाया और सीधा गया एक लिकर शॉप पे, दारू खरीदी और दोबारा से रिलैक्स हो गया। नाउ दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आर वेरी कॉमन। हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, हम अपनी पुराने एक्सपीरियंसेस में जाते हैं, पुरानी चीजों को याद करते हैं, एज वेल एज लेट्स से हम घर वापस गए, हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है, हम वहां बैठते हैं, टीवी देखते हैं और वहीं पे ड्रिंक करते हैं। आप यहाँ पे रिहैब करने के बाद वापस गए और वहां पे जाके दोबारा बैठे हैं और अचानक से आपको वही सारे पुराने थॉट्स बार बार आने लगते हैं कि अब इनमें क्या करें। एंड हो सकता है आप अपना आप को कंट्रोल ना कर पाओ और रिलैक्स हो जाओ। नाउ टेल मी वन थिंग, लेट्स से उस रूम की जगह आपने अपना टीवी दूसरे रूम में चेंज कर दिया, क्या एक्सपीरियंस रहेगा? क्या वो चीजें आपको याद दिलाएंगी? या मैं उस कैफेटेरिया में ना जाके मैं दूसरे कैफेटेरिया में गया, क्या वो चीजें याद दिलाएंगी? क्या मैं ऐसी जगह गया जहां लिकर सर्व नहीं होती थी एंड मे बी आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। नाउ विथ लिटिल थॉट, लिटिल प्लानिंग, वी कैन बी प्रोटेक्टिंग एंड वी कैन प्रिवेंट आवर रिलैप्स। एंड दिस इज अप टू अस कि हम अपने एक्सपोजर को कैसे टैकल कर रहे हैं। नाउ सिमिलरली एज एक्सपोजर कैन बी कॉज ऑफ रिलैप्स, इट कैन बी हेल्पिंग यू इन रिकवरी। ये आपको रिकवरी में भी मदद कर सकता है। क्या मतलब है? नाउ जब हम रिकवरी के लिए एक्सपोजर देखते हैं तो हमारी सेफ प्लेसेस हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी जगह हैं जहां हम अपना आप को सेफ महसूस करते हैं। नाउ सिमिलरली सेफ पीपल हो सकते हैं जिनके साथ हम रिलैप्स नहीं कर सकते हैं। आप उसके अलावा there are few things which can be very helpful, जिनमें 3 prominent हैं: डायड्रम, रिकवरी ट्रिगर एंड डेली लूप। नाउ ये क्या है? सेफ प्लेसेस वो हैं
जहां रहते हुए आप नशे के बारे में नहीं सोचते हो। मतलब लेट्स से आपके घर में एक पूजा का घर है, पूजा का कमरा है, आपके घर में आपके पेरेंट्स फैमिली मेंबर रहते हैं और वहां पे जाके आपके मन में बिल्कुल भी थॉट्स नहीं आते हैं अबाउट सब्सटेंस यूज। लेट्स से आप अगर अपने पूरे घर को एक सेफ प्लेस बना लो, कहो कि नहीं मैं तो इसमें नशा कर ही नहीं सकता हूं, शायद आपके लिए सेफ जगह हो जाए। लेट्स से आपको क्रेविंग हो रही है, आप अगर वहां पे चले जाओ तो अचानक से आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ जाएंगे। नाउ सिमिलरली लेट्स से आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई पंडित जी हैं, आप उनको बहुत बिलीव करते हो और वो आपके लिए बड़ा सेफ रोल प्ले करते हैं। लेट्स से ये अगर आप उनके साथ होगे तो क्या आप अपना आप को रोक पाओगे या नहीं? नाउ इसके अलावा ये तीन चीजें हैं जो कि ड्राई ड्रंक, कई बार हम ऐसी हालात में हैं कि हमने नशा नहीं किया है फिर भी हमें यादें आ रही हैं नशे की। रिकवरी ट्रिगर, हमारी सराउंडिंग में हम चारों तरफ ऐसी चीजें पैदा करें या क्रिएट करें जो हमें रिकवरी की याद दिलाएं। लेट्स से हम जिस रूम में रहते हैं उसके बाथरूम का दरवाजा हमने लाल पेंट कर दिया, हमने एक सन का कैलेंडर अपने रूम में लगा दिया, हमने कुछ रिकवरी की किताबें अपने रूम में रख दी, हमने एक घड़ी नई खरीदी और वो हमारी रिकवरी वॉच थी, हमने हाथ में एक धागा बांधा और ये हमारा रिकवरी थ्रेड था। ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो नई हैं। आप एक हफ्ता क्लीन हो, आपने कहा मैं एवरी वीक क्लीन होने के बाद अपना आप को रिवॉर्ड के तौर पे एक चीज गिफ्ट करूंगा। नाउ दीज ऑल आर रिमाइंडर विच विल हेल्प यू टू रिकवर, जो आपको ठीक होने के लिए मोटिवेट करेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज द रिकवरी ट्रिगर्स। नाउ डेली डू, ये डेली डू कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप रोज कर रहे हो और जो आपको ये याद दिला रही हैं कि आपको रिकवरी में आना है। नाउ डेली डू कैन बी टू काइंड, वन इज द एवर्जन, जो आपको हेट्रेट पैदा करें कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं नशे में कैसे पड़ सकता हूं। एंड सेकेंड इज अफर्मेशन, जो आपको रिमाइंडर दिलाएं या अफर्म करें कि आप अच्छे इंसान हो और आपको ऐसा नहीं करना है। नाउ एवर्जन अफर्मेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवर्जन की हो गई, आप अपने पर्स में एक अपना ड्रंक अंडर इन्फ्लुएंस का हॉस्पिटल के बिल रख लो कि यार देखो मैंने नशा कर करके कितने पैसे की बर्बादी करी, और आप हर बार जब भी पर्स निकाल ले और बिल को देखो तो अपना आप को याद दिलाओ कि मेरी इतनी खराब हालत थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेट्स से आप अपनी फोन में एक रिकवरी का रिमाइंडर मैसेज कर रहे हो और आपने पासवर्ड डाला आई एम इन रिकवरी। अगर आपने रिकवरी का रिमाइंडर डाला तो आपको याद दिला रहा है कि आप रिकवरी में हो और आपको ये चीजें दोबारा से नहीं करनी है। नाउ मैसेज जो एवर्जन क्रिएट कर रहे हैं एंड जो अफर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। नाउ इफ यू स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर रिकवरी। ठीक है, अब हम आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 माई एक्टिविटीज। देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई हमें चॉइस बनानी पड़ेगी कि हमें नशा करना है या नहीं करना। फिर हमने सेकंड में डिस्कस किया कि हमारी बॉडी का क्या हालात हैं उसके बारे में बात करनी है। एंड थर्ड में हमने डिस्कस किया कि एक्सपोजर से मैं कैसे अफेक्टेड हूँ। नाउ ये माई एक्टिविटीज, हम लोग लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज में अपने नशे को जोड़ लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमें मज़ा एन्जॉयमेंट के लिए नशा करना एक तरह से लगता है कि उसके बगैर तो लाइफ में मज़ा ही नहीं आएगा, या हमें लगता है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो नशा करना ही है। कहीं ना कहीं हमने अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर लिया है, नशे से बहुत टाइटली जोड़ लिया है, और उस वजह से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, हालात अपने कंट्रोल के बाहर हो गए हैं। और उन चीज़ को देखते हुए हमें अपना आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा या उसको नए तरीके से करना सीखना पड़ेगा। लेट्स से हम शादियों में जाते हैं, लेट्स से हम बाहर खाना खाने जाते हैं, लेट्स से हम पार्टी करते हैं, लेट्स से हमारा फ्री हॉलीडे का डे है और हमें पास करना है। अब ये चीज़ें हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा फंसी हुई हैं हमारी नशे वाली आदतों से। अगर हम उनको अलग अलग करते हैं तो हम अलग कर ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमारा नशा हर स्टेज पे बहुत प्रोमिनेंटली हमारे अंदर फंसा हुआ है, हम उसको अपने से अलग नहीं कर पा रहे। सो देयर इज ए ग्रेट चांस कि अगर हम ये एक्टिविटी दोबारा से करेंगे तो हो सकता है हम अपने आप को रोक ना पाएं और दोबारा से नशे में इंडल्ज हो जाएं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये क्लियर डायरेक्शन होगी कि ये एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना है, इन एक्टिविटीज़ को हमें नहीं करना है अगर हम नशे में इंडल्ज कर रहे हैं। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो और रिकवरी में जाना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों को बदलना जरूरी होगा, तभी आप रिकवरी में जा पाओगे। वरना आप क्या होगा, दोबारा से उन्हीं एक्टिविटीज़ को करोगे और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कर बैठोगे। जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग अपने घर विजिट करने के लिए जाते हैं और अगर वो अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या होता है, अपने आप को रोक ही नहीं पाते, दोबारा से टेम्प्ट हो जाते हैं नशा करने के। एंड दैट्स हाउ द लाइफ इज। हम कहीं ना कहीं नशे में फंसते चले जाते हैं। सो अगर आप इन एक्टिविटीज़ को इंडल्ज करोगे तो आपके रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करोगे और हो सकता है साल 2 साल के बाद आप इतने बेहतर हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ, इतने रिकवरी में आ जाओ कि उस टाइम ये रिस्क ना रहे, उस टाइम ये खतरा कम हो जाए एंड वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो कहीं ना कहीं एट द मोमेंट हमें अपनी सिचुएशन को दूसरी तरीके से टैकल करना है और फ्यूचर में हमें दूसरी तरीके से टैकल करना है।